रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 4 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी और यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके अंदर जैसे हमने इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस उस पर डिस्कशन की, और उसके बाद हमने इसी बिजनेस के अंदर मार्केटिंग को डिस्कस किया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है उसको हमने डिस्कस किया। बैंक्स के अंदर कैसे हम इसको यूज़ करें उसको डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कैसे यूज़ होता है या इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेटा, आप बड़े सिटीज़ के अंदर जाएं या आजकल आप अपने इलाके के अंदर भी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर यानी सुपर स्टोर वगैरह पे चले जाएं, तो आपको एक डिजिटल सिस्टम मिलता है जो आपकी बिलिंग कर रहा होता है। यानी आप जब प्रोडक्ट लेके आते हैं तो अक्सर उस प्रोडक्ट की जो बिलिंग है वो अपने एक डिजिटल कंप्यूटराइज सिस्टम से उसका बिल जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर हो सकता है कि वो खुद एंट्री करें लिख के, लेकिन ज़्यादातर जो सिस्टम्स आपने देखे होंगे या जहाँ पे ज़्यादा वर्किंग होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनके पास एक बार कोड होता है। बार कोड को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे आपको वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक डिवाइस रखी होती है। वो डिवाइस क्या करती है, उस बार कोड को रीड करती है और ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर। और फिर इस तरह हर प्रोडक्ट की एंट्री करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको एक बिल जनरेट कर देते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है कि ये आपका टोटल बिल बनता है। तो इस तरह ये डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक तो व्यू ये होता है जो आप सब देख रहे होते हैं, क्या उसके थ्रू बिल जनरेट हो रहा होता है स्पीडली, और बिल एक्यूरेट जनरेट होता है, उसके अंदर कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं होते। यानी इस तरह के मिस्टेक जैसे एडिशंस वगैरह के, तो इस तरह फिर उससे बिल जनरेट होता है। जल्दी से आप पेमेंट करते हैं तो उसी में ही अगर आप पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो वो रिटर्न भी बता रहा होता है कि टोटल अमाउंट अगर इसने इतनी पे किया है तो इसको आपने कितना रिटर्न करना है। तो आप जस्ट इसका एक ये एंड देख रहे होते हैं। लेकिन इसी सिस्टम डिपार्टमेंटल स्टोर को जो मैनेज करने वाले सिस्टम्स होते हैं वो कैसे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, उस डिपार्टमेंटल स्टोर की कैसे और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर देखें कि हमारे सारे प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, फीड होती हैं। यानी ऑलरेडी हमारा डेटा क्या होता है इसके अंदर स्टोर होता है। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट अब कम रह गई है तो मुझे सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा एक रिपोर्ट, या हो सकता है एक नोटिफिकेशन मुझे सेंड करे, डिस्प्ले कर दे कि आपका फलां जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या करें, इसका ऑर्डर प्लेस कर दें। बहुत से लोगों ने बहुत ऐसे सिस्टम भी बनाए होते हैं और उन्होंने उस फीचर को इनेबल करवाया होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उन्होंने उस कंपनीज की भी इंफॉर्मेशन दी होती है जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो उन्होंने एक खुद लिमिट लगाई होती है कि अगर प्रोडक्ट की लिमिट इससे नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर कर दे। अगर जो ऑनर है वो खुद ऑर्डर नहीं कर सकता तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर जनरेट करके ऑर्डर भी भेज देता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जा सकती हैं। इसी तरह आपको डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट बना के देता है, यानी डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि कितनी आपकी इनकम हुई, इसी तरह कितना आपका प्रॉफिट हुआ। ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ये एनुअल बेसिस पे भी हो सकता है, या आप जो चाहे डेट्स सेलेक्ट कर लें उन डेट्स के दरमियान में आपको सारी डिटेल बता देगा। ये इस तरह की रिपोर्ट्स भी आपको जनरेट कर देता है जिससे आपको फ़ायदा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर
स्टोर के अंदर उसको रखें और कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है या कौन सी प्रोडक्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी जिनकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा होती है, सेल होती है, तो उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं। तो इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स से बना देता है, जिससे हमारी जो बिज़नेस है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है और हमारे लिए प्रोडक्टिव भी हो जाती हैं कि हम उससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन को। ऑफिस ऑटोमेशन अगर बेटा सिंपल इसको डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो हमारे ऑफिस को ऑटोमेट कर देता है यूजिंग कंप्यूटर, यानी इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। यानी आपके जितने भी कंप्यूटर के आपके जितने भी बेटा ऑफिस के टास्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन लिखना, कोई रिपोर्ट बनाना या कोई लेटर लिखना, जॉब लेटर लिखना, एक्सपीरियंस लेटर लिखना, कुछ भी हो सकता है। जो पहले क्या होता था कि बाय हैंड आप इन चीज़ों को करते थे, फिर कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आई, तो उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आपके लिए ये काम क्या हो गए हैं, आसान हो गए हैं। आप इस तरह के सारे जो टास्क हैं जो डेली बेसिस पे आप पेजेस पे करते थे खुद से हाथ से लिख के बॉल पॉइंट वगैरह से, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से जनरेट कर सकते हैं। इसमें बहुत से आपको फ़ायदे होते हैं, जैसे आप जितनी नंबर ऑफ डुप्लीकेशन निकालना चाहें, यानी एक पेज के आपने 100 पेज बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल वही एक पेज आपने टाइप किया और उसके 100 कापीज़ निकालने, आपको 100 पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हो सकता है कि बार बार आपको जैसे एप्लीकेशन कोई लिखनी है या कोई लेटर लिखना है, तो वो आपके पास ऑलरेडी सेव पड़ा होता है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप थोड़ी बहुत उसी के अंदर चेंजेस करके क्या करते हैं, जल्दी से उसको प्रिंट निकाल लेते हैं। या आपने किसी को सेंड करना है, ईमेल वगैरह करनी है, तो आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए उस फाइल को, उस एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। आपको मूव नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप अपनी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स या जो भी डेटा आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहला पॉइंट देखें, जैसे कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारा ऑफिस ऑटोमेशन यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे ऑफिस की कैसे इन टास्क को परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग को। तो डिसीजन मेकिंग इसलिए आसान हो जाती है कि फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ, ये डिसीजन मेकिंग आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी हो सकती है, अदर रिसोर्सेज के लिए भी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए ये डिसीजन मेकिंग हो सकती है। यानी आप फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेक कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग किस तरह कंप्यूटर आपको हेल्पफुल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक मंथली बेस पे आपने अनाउंस करना है कि आपका कौन सा जो वर्कर है, कौन सा एम्प्लॉय है, वो जो है बेस्ट है। तो मंथ का बेस्ट एम्प्लॉय निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटराइज्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी अटेंडेंस हो गई कि वो कब आता है, कब ऑफिस से जाता है, उसकी टाइमिंग वगैरह। इसी तरह आप उसकी मुख्तलिफ जो टास्क हैं, मतलब आप डेली बेसिस पे जो टास्क देते हैं उनकी रिपोर्ट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एट द एंड मंथ पे आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो रेगुलर रहा है, यानी उसने कोई छुट्टी नहीं की उसके बाद, या कम से कम छुट्टियां की हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स की हैं। तो आपके मुख्तलिफ नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने लीव्स के कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं असाइनमेंट्स के। तो असाइनमेंट्स के नंबर के किसने कितनी असाइनमेंट्स की हैं, तो हर एक असाइनमेंट का अगर 5 नंबर हैं तो आप उससे मल्टीप्लाई करके वो फार्मूला या वो क्राइटेरिया आपने खुद बनाना है। हर कंपनी अपने मुताबिक वो क्राइटेरिया बना सकती है कि हम किस
तरह इसको जज करेंगे कि कौन सा। तो इस तरह जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो उसके साथ हो सकता है असाइनमेंट के साथ साथ कि उनका कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट किस हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू ज़्यादा सेल हुआ। तो ये मुख्तलिफ हो सकता है कि क्राइटेरियाज हों और उसकी बुनियाद पे वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स उन्हें खुद से बाय हैंड नहीं बनानी पड़ेंगी, खुद सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। कंप्यूटर क्या करेगा, सिंगल क्लिक पे आपको क्या कर देगा, ये रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा अगर आपने उसको डेटा दिया हुआ है और आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरह ये प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे अभी मैं आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ पे भी वो डिसीजन ही थी ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मंगवाना है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो जब रिपोर्ट बना के देगा कि ये आपके लिए जो प्रोडक्ट है ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या लोग इसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे। ऐसे ही किसी बिजनेस के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर कोई काम है तो कौन सा काम हमारे पास ज़्यादा आता है, कौन सी असाइनमेंट हमारे पास ज़्यादा आती है और कौन सी असाइनमेंट किस तरह की असाइनमेंट हम करें या किस तरह काम करें तो लोग उसको पसंद करते हैं। क्योंकि जैसे आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा होता है कि आप इनसे यानी सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या आप अगर नंबरिंग देना चाहें तो आप इसको कितने नंबर देंगे, 6 देंगे, 5 देंगे, या मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में पूछ जा रहा होता है। जैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप 5 स्टार 4 स्टार उसको क्या करते हैं, देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छी है, इसको मैं 4 स्टार देता हूँ, इसको 5 स्टार देता हूँ। तो उसकी बिहाफ पे फिर उसको जज किया जा सकता है कि हाँ लोगों ने इसको कितना यूज़ किया है, लोगों के लिए ये कितनी बेनिफिशियल थी और लोगों ने इससे कितना सेटिस्फाइड है। तो उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। फिर उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन है। डेटा मैनिपुलेट होता है तो तभी ही डिसीजन होता है। यानी डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है कि आप डेटा इंटर करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन को फेच किया जाता है। उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हमारे डिसीजन लिए जाते हैं। यानी आप, जैसे मैं ये कह रहा था कि हमने उस एम्प्लॉय के लिए बेस्ट मंथ का कोई एम्प्लॉय निकालना है, यानी बेस्ट एम्प्लॉय उस मंथ में से निकालना है, तो उसका जो सारा डेटा एम्प्लॉयज़ का वो हमें सिस्टम को देना पड़ेगा। और फिर सिस्टम क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस करने के बाद वो हमें बताएगा कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है इस क्राइटेरिया की बुनियाद पे ये एम्प्लॉय सबसे बेस्ट जा रहा है, तो उस एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, कोई सर्टिफिकेट देना है या कुछ भी वो कंपनी देगी। उसके बाद नेक्स्ट वन है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। तो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग जैसे ही सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन को की मैंने बात की तो मैंने इसी की एग्जांपल दी थी कि जैसे हमने कोई जॉब लेटर लिखना होता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो वो सारे काम हम ऑलरेडी बाय हैंड खुद से सारी चीज़ें कर रहे होते थे और हमने जितने पेजेस लिखने होते थे वो खुद से लिख रहे होते थे। हम डुप्लीकेट पेज भी यानी नहीं बना सकते थे, या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती थी उस पेज के अंदर तो वो दोबारा सारा पेज लिखना पड़ता था। तो अब तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, उसी सॉफ्ट के कॉपी के अंदर हम चेंजेस करके उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट को हैंडल करना, डॉक्यूमेंट को एक तो ये है कि बनाना और उसको यानी अपडेट करना आसान हो गया है, और दूसरा हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, यानी फॉर एग्जांपल आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस के अंदर लाखों हज़ारों फाइल्स पड़ी होती है। तो अगर उन्होंने एक बाकायदा तौर पर अपने सिस्टम के अंदर बेहतर तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हुआ है, तो अगर उनको कुछ सर्च करना हो डॉक्यूमेंट तो वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सर्चिंग टेक्निक्स। वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं और इजीली उनको फोल्डर को तरतीब दे के उनको रख सकते हैं कि कल को अगर कोई फाइल ज़रूरत पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है तो वो जल्दी से उसको एक्सेस कर सकें। तो इस तरह की सारी हमारी जो है वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के अंदर आ जाएगी।
तो नेक्स्ट वन बेटा कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। तो कम्युनिकेशन यानी अब हमें खुद से मूव होना नहीं पड़ेगा, हमें फाइलें लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, ऑफिस से ऑफिस हमें फाइल किसी के थ्रू भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कंप्यूटर और नेटवर्क को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और हम अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और फाइल को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हमें कोई रूम नहीं चाहिए जहाँ पे बहुत बड़ा रूम हो जहाँ पे हम फाइल वगैरह को स्टोर कर रहे हो, तो हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, उनको इजीली स्टोर और मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे बहुत से कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिंपल कंप्यूटर के अंदर भी इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो अ, हमने ऊपर वर्किंग देखी है उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ों के लिए हमें खुद से अपने सिस्टम जनरेट करवाने पड़ते हैं, यानी सॉफ्टवेयर जनरेट करवाने पड़ते हैं, क्रिएट करवाने पड़ते हैं अपनी क्राइटेरिया की ब्याह पे। तो वो उस तरीक़ेकार से सॉफ्टवेयर क्या करता है, काम करता है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। तो बेटा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया जाएगा, बहुत से हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग को शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप में से बहुत से लोग क्या करते रहते होंगे, यूज़ करते रहते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग ही है जो आपकी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, रेप्रोग्राफी कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप स्टोर भी कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब है बेटा कि आप क्या कर सकते हैं, अपने उस डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके अंदर वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। रेप्रोग्राफी के अंदर आप उसकी जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाना चाहें आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग हमारे पास बहुत से ऐसे हैं जो इमेज को प्रोसेस करते हैं, वो इमेज को मुख्तलिफ तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमारी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर तो उसके बाद बेटा अगर आप डिटेल से इनको देखना चाहें तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जो मैंने बताया है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में बताया है, फिर उसके बाद मैंने बताया है कि आप रेप्रोग्राफिक जो मल्टीपल कॉपीज़ आप बना सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग जो है वो आप कैसे एक इमेज की क्वालिटीज़ वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं या उस इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेपरेट शीट एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम में डेटा सेव करते हैं, और दूसरा हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम प्रॉफिट लॉस को देखना चाहते हैं तो इस तरह के जो मैथमेटिकल हमारे ऑपरेशंस हैं हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के अंदर बेटा हम अपने कंप्यूटर के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू। आजकल तो आप देखें कि हम फैक्स वगैरह को यूज़ नहीं करते, ईमेल भी बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे ईमेल को अभी भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आज कल ऐसी ऐप्स को यूज़ करते हैं जिनको हम जैसे हम मैसेंजर बोलते हैं, या व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, या व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गई, चैट एप्लीकेशन, या आपका एफबी मैसेंजर हो गया। इस तरह की एप्लीकेशन को लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को सेंड रिसीव करने के लिए, या वॉइस नोट्स को सेंड और रिसीव करने के लिए। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में बात की जाए तो वो सारे के सारे हमारे पास जितने भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, यानी हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करती है और एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकती है, चाहे वो एक जगह पे ना भी हो
तो कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए वो क्या कर सकती है, अपने काम को कर भी सकती है, किसी भी जगह पे बैठ के, और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकती है। तो एक ही टास्क पे मुख्तलिफ लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं।